ये लैकुनर इन्फार्क्ट। तो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ लैकुनर स्ट्रोक। लैकुनर स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स कैन इंक्लूड वीकनेस आर पैरालिसिस ऑफ द फेस, वीकनेस महसूस होगी या पैरालिसिस ऑफ द फेस, आर्म, लेग्स, फुट और टोज। लैकुनर स्ट्रोक का सिम्टम्स जो होगा वो वीकनेस महसूस होगी या फिर पैरालिसिस और मतलब लकवा, फालिज का इफेक्ट होगा ऑफ द फेस, चेहरे पे होगा। चेहरा या तो एक तरफ से लूज हो जाएगा या तो स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचा हुआ होगा। आर्म, या तो आर्म बिल्कुल लूज हो जाएगी, उसमें कोई खुद से उठाने की और रखने की कोई ताकत नहीं बचेगी। या तो इसके अंदर ऐसा भी होगा कि अपने ही हाथ से उठाकर एक जगह पर रखा जाए या अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा जाए। कई बार आपने देखा होगा पैरालिसिस के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सॉफ्टनेस होती है जॉइंट्स के अंदर, लेकिन वो अपने उस आर्म्स को लेकर एक दूसरे तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। हाथ को टाइट तो होता नहीं है, तो वो आगे भी करना होगा या अपनी जगह से हटाना होगा, तो एक दूसरे हाथ से पकड़ करके उसे दूसरी तरफ मूव करते हैं। ये हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे, एक ओल्ड एज के पर्सन थे, उनको इफ़ेक्ट था इस टाइप का। तो हमने देखा वहाँ पे कि जब वो बैठते थे नमाज के लिए तो वो अपना हाथ उठाकर अपने गोद के अंदर अपने थाई पे रखते थे, फिर वो किसी तरीके से खड़े होते थे, फिर वो हाथ को उठा करके अपने पेट पे रखते थे। तो इस तरीके से हमने उनको देखा, लेकिन वो चीज़ स्वेलिंग भी आती, जी, हेलो, क्या कहा? इसमें स्वेलिंग भी आती, नहीं, स्वेलिंग नहीं रहेगी। इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है हाथ में। नहीं नहीं, स्वेलिंग नहीं दिखेगी, नॉर्मल दिखता है। ये जो है नॉर्मल दिखता है। आ सकती है स्वेलिंग, क्योंकि सिस्टम तो सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन लैक्यूनर पे स्ट्रोक होने की वजह से ये उनका मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन तो बिल्कुल बेहतर दिखेगा। लोग देखने वाले तो ये नहीं कहेंगे कि इनको फेस मतलब फालिज का इफेक्ट हुआ है। हाँ, फेस पे थोड़ा सा इफेक्ट ऐसा होगा कि उनके बोलने के अंदाज बदल जाएंगे। और आर्म्स में जैसे बाह में है आर्म, ये हाथ को जो है पकड़कर इधर उधर करने के इसमें होते हैं, या पैर एकदम से लूज हो जाएगा, जैसे एकदम से पैर है ही नहीं, उसे पैर को भी अगर उठाना होगा तो पकड़ के सपोर्ट के साथ ही कोई एक दूसरी जगह पे रख सकता है, खुद का सपोर्ट नहीं रह पाएगा। अगर पेशेंट्स को भी अगर बैठना होगा तो उस पैर को खुद पकड़ करके फोल्ड करेगा, तब जा करके वो लेग्स फोल्ड होगा। सडन नमनेस, डिफ़िकल्ट वॉकिंग, टहलने में परेशानी होगी, और स्पीकिंग, बोलने में भी परेशानी होगी इनको। कल कल मिजेंस ऑफ हैंड आर्म, और इसमें हाथों में ऐठन भी होगी और हल्की सी वाइब्रेशन भी रहेगी। अगर हाथ यूं लटका भी रहेगा, हैंग करता हुआ रहेगा, तो थोड़ा वाइब्रेट करता होगा, आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट करता हुआ होगा। ये क्योंकि इस चीज़ पे हमारे पास में बैठकर ये बंदा नमाज़ पढ़ता था, इसलिए इसको पूरी अच्छी तरह से देखा, और कम से कम इसे 15 साल तक देखते रहे। मोहल्ले में रहते थे, तो इस तरीके से इनको देखा। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े हुए तो बहुत वक्त था और ये चीज़ बहुत कम आती है सामने, इसलिए किसी ने आज मुझसे कल से ही क्वेश्चन कर रहा था, आज इसका सुबह क्वेश्चन तैयार हुआ, तो इस पे हमने तैयार किया। ये क्या, लैकुनर स्ट्रोक बहुत कम वर्ड्स सामने आता है। तो यहाँ पे तो ये वीकनेस ऑफ पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स, आई मसल्स में भी वीकनेस होगी, आई थोड़ी सी खुली हुई और या तो ढकी हुई, और आ, उसकी पलकें भी जो हैं खुलेंगी नहीं, या आई का मूवमेंट नहीं होगा। अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, इज ए लैकुनर इनफैक्ट क्यूरेबल। इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे एक मिनट पानी, सॉरी जस्ट पानी पी लेते हैं। सर ये किसी भी हैंड में हो सकता है? किसी भी साइड में हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है। ओके, ओके सर।
फिर इज लैकुनर इनफैक्ट क्यूरेबल? पीपल ऑफ्टन बिगेन टू रिकवर विद इन आवर्स और डेज, मतलब कुछ घंटे और कुछ दिन तक लग सकते हैं। लेकिन अब ये जो यहाँ पे है कि कुछ आवर दिन तक लग सकते हैं, तो ये कंडीशन है कि फैमिली उसकी कैसी है, फैमिली उस पेशेंट को केयर कितना कर रही है, और जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है वो डॉक्टर्स किस टाइप का ट्रीटमेंट दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पैरालिसिस और इन चीज़ों का ट्रीटमेंट तो सभी करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में मालूम ही नहीं होता, तब पर भी वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। और फर्स्ट टाइम तो ये मोहल्ले के आसपास के ही डॉक्टर्स ज़्यादा देते हैं, और समझने में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख रहे होते हैं। और जब वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, तब वो हॉस्पिटल्स की तरफ या एमडी की तरफ या न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ रुख करते हैं। Lacunar stroke have a better rate of recovery than other stroke। अगर लैकुनर स्ट्रोक है तो इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है बनिस्बत दूसरे जो स्ट्रोक्स हैं डेट इन्वॉल्व लार्जर ब्लड वेसल्स। इसमें जो है इन्फेक्टेड जो होती इन्वॉल्व होती है लार्जर ब्लड वेसल्स से इन्फेक्ट हो जाती है। अब जब ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट कर जाएगा या प्रेशराइज हो जाएगा, तो ये सिम्टम्स राइज करेगा जो अपर गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट्स क्या होगा, आगे है। ऐसे इसमें हम S5 देंगे, S5 A1 और RE, इसका जो है सर्कुलेशन मूव करने के लिए, ठीक है। आगे हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट रखा है, जो अकॉर्डिंग कंडीशन पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद, रिपोर्ट भी अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है, उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मोर देन 90% ऑफ पीपल विद a lacunar stroke, 90% people with a lacunar stroke will recover substantially within the first 3 months of following the stroke, और रिकवर हो जाते हैं पहले 3 महीने के अंदर। व्हाट कॉज ऑफ लैकुनर स्ट्रोक, यहाँ कॉज डिस्कस हो जा रहा है। एज डिस्कस्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लैकुन्स, द कॉज ऑफ लैकुनर इन्फ्रैक्शन is occasionally osculations of a single small penetrating artery। ये क्या है, infections, lacunar infection is a osculations of a single small penetrating artery। ये जो पेनिट्रेट करने वाली आर्टरीज होती है, जो उस सेक्शंस पे लैकुनर पे इन्फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आरटी है, आरटी के अंदर आपको याद है, इसीलिए हमने A1 का यूज़ किया है। दिस इज ओकेजनली मे बी ड्यू टू माइक्रो एथीरोमा एंड लिपोफाइलिनोसिस। तो यहाँ पे माइक्रो एथीरोमा डेवलप हो जाता है, या फिर लाइपोफाइलिनोसिस इज आर एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन वालों के साथ होता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, या फिर स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोक करने से, एंड डायबिटीज़ पेशेंट। डायबिटीज़ आर मे रिजल्ट फ्रॉम माइक्रो एम्बोलिज्म फ्रॉम द हार्ट और कैरोटाइड आर्टरीज। माइक्रो में छोटा एम्बोलिज्म हो जाए फ्रॉम हार्ट की तरफ से और कैरोटाइड आर्टरीज के अंदर, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रोक हो सकता है। कहाँ पे होता है ये इन्फेक्शन, ओकेजनल स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज, और यहाँ पे ऊपर के हिस्से में आया है। क्या कहाँ में इन्वॉल्वेंस होती है, सबस्टेंस विद द फर्स्ट मंथ देन अदर स्ट्रोक। वेसल्स आया हुआ है, वेसल्स अब मुझे दिख भी नहीं रहा जल्दी। वेस्कुलर रीजन्स द हैव कम्बिनेशन। तो ये यहाँ पे है, वेसल्स के अंदर जो है ये क्लॉटिंग्स हो जाती है मेजर कंडीशंस में, तब जा कर के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इनके लिए हम व्हाट इज ए लैकून इन द ब्रेन
Lacunes are 3 to 15 mm cerebrospinal fluid. ये कहते हैं 3 से 15 mm तक जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होता है, जिसे CSF कहते हैं. फील्ड कैविटीज इन द बेसल्स. सर ये जी बोलिए. ब्रेन में होता है ना सर? जी हाँ, ब्रेन का ही है कैविटीज. हार्ट का नहीं है? नहीं, ये हार्ट का नहीं. रीजन हार्ट का बन सकता है, हार्ट के रीजन से ये डेवलप हो सकता है. जैसे कि अभी ऊपर देखा है ना, यहाँ पे माइक्रो एम्बोलिज्म फ्रॉम द हार्ट. माइक्रो एम्बोलिज्म, छोटा एम्बोलिज्म अगर हार्ट की तरफ से प्रोड्यूस हो गया है, वहाँ से एम्बोलिज्म गैस फॉर्म में भी हो सकता है. बुल जैसे होते नहीं है, कभी आपने देखा हो ट्यूब में कभी ऑयल वगैरह निकलते हुए. कभी आपने घर में जो पाइप लगाया हुआ वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पानी, जैसे गार्डन में डालने के लिए या किसी चीज़ में भरने के लिए, वाटर कूलर के अंदर भी लगता है, तो उस पाइप में एक फोर्स बनता है पानी वाटर का. तो ऐसे कंडीशन में उसमें बबल एयर आ जाती है. आपने कई बार देखा होगा, या फिर आपने बबल दिया एयर देखा होगा, वहाँ पे आ जाती है आपका क्या कहते हैं, जब DNS चढ़ाते हैं हॉस्पिटल्स में, वो सलाइन लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी बबल एयर आ जाती है. वो बबल एयर माइक्रो एम्बोलिज्म डेवलप कर सकते हैं. वो हार्ट के थ्रू फिर वो जाके ब्रेन के अंदर और ख़ास करके लेकुना के अंदर जो है स्टेबल हो जाते हैं. उस कंडीशन में वो स्ट्रोक पैदा कर देते हैं, या कार्टाइड आर्टरी के अंदर जा करके फिर वो ये बबल एयर एक ब्लॉक सा पैदा कर देते हैं, जिसके वजह से वो प्रेशर डेवलप हो जाता है. और कई बार ऐसा भी होगा, आपने सुना होगा कि मोटर पे प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है उसे कंप्रेस करने के लिए. तो ये जो कंडीशन होती है बबल एयर की, ये जा करके लॉक कर जाए. कई बार ऐसा भी होता है अपार्टमेंट में, जैसे पानी होता है पूरा खाली होता है, कई बार ऐसा होता है कि बीच से उसे काट कर कहीं से एयर निकालनी पड़ती है, तब जाके वाटर का फ्लो पूरे में हो पाता है. तो ये एयर एक ब्लॉकेज होता है, एयर ब्लॉकेज की वजह से ये चीज़ डेवलप हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन में या तो उसको डायलेट किया जाए. डायलेट अगर आर्टरीज होगी तो वो पैसेज थोड़ा सा बबल एयर का शेप बदलेगा, और वो फ्लो होते हुए नियरेस्ट पार्ट की तरफ से वो एक बड़ी वेंस की तरफ सर्वाइव कर जाएगा, छोटे से होता हुआ थोड़ा प्रेसाइज होगा, और फिर वो एयर बॉडी के दूसरे सरफेस से निकल जाएगी, चाहे वो लंग्स से निकल जाए, चाहे वो किडनी पे आकर जो फ्लूइड्स है, वाटर कलेक्शन हो रहा, फिल्टर हो रहा है, वहाँ से निकल जाए, कहीं से भी निकल सकती है. लेकिन होती बहुत ख़तरनाक है. जब भी कहीं आर्टरीज या के अंदर फंस जाए तो तकलीफ पैदा कर सकते हैं. और ये चीज़ जो कार्डियक आर्टरी का जो प्रॉब्लम्स है या हार्ट का जो माइक्रो एम्बुलेंस है, ये कभी कभी सलाइन की वजह से भी डेवलप कर सकता है. सलाइन चढ़ा रहे हैं या उसमें अननोन पर्सन है, या फिर न्यू जो पैरामेडिकल्स स्टॉप है, तो वो अगर प्रॉपर उसने देखा नहीं है या आईवी इंजेक्शन दिया और उसमें एयर को शेक करके निकाला नहीं प्रेस करके, तो ऐसी कंडीशन में अगर माइक्रो एयर गई तो ये प्रॉब्लम कर सकती है. इंजेक्शन के ज़रिए भी, निडल से भी अगर ये जा रही है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. ओके, क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? जी Yes, हाँ, sir. जी सब क्लियर? जी. व्हाट इज लेक्यूनार? क्लियर हो गया. अच्छा, 3 to 15 mm सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड. अब ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, लेकिन जो है 3 to 15 mm के अंदर मौजूद होता है. फील्ड कैविटीज इन द बेसल गैंग्लिया और वाइट मैटर्स फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व कंसिडेंटली ऑन इमेजिंग इन ओल्डर पीपल. ये ज़्यादातर ओल्ड मैन में होते हैं, ज़्यादातर. ऑफ्टन नॉट clearly associated with discrete neurological symptoms और तो ये ज़्यादातर ओल्ड पर्सन में है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि इसका कॉज अदर क्या चीज़ है, और किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि ये जो है आईवी का जो प्रॉब्लम्स है, आईवी का प्रॉब्लम्स कई बार हॉस्पिटल से भी ये मिल जाता है, या फिर जो नए नए डॉक्टर्स होते हैं, समझ लिए मोहल्ले के अंदर बैठे हुए, ये ज़्यादातर आईवी देते हैं, क्योंकि अपने सीनियर्स को देख कर आते हैं, उनके साथ सीख कर आते हैं, लेकिन इनके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं होती है, और क्लिनिक खुल जाती है, पैसा लेके लोग चलाते रहते हैं.
तो ऐसी कंडीशन में ये आईवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इन्हीं के इंजेक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर इनके ट्रीटमेंट से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर्स हो, और या फिर किडनी फेल हो या लीवर फेल हो, इनके रॉन्ग ट्रीटमेंट से। क्योंकि उसके जैसे कि हम सॉरी फार्मेसी के अंदर डिस्कस देखा कि किस तरीके से कैल्शियम ब्लॉक किया जाता है, कैसे कैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, तो वो सारी स्टडीज़ इनके पास नहीं होती है। ये सिर्फ समझते हैं कि मेडिसिन दे देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि खुद की मेडिसिन लेने से भी ऐसा हो जाता है। वैसा क्यों हो जाता है कि किसी को पेन हुई और कहा कि अरे साहब इससे तो मेरा दर्द तो एक दो पिल्स लिया और सही हो गई, तो आप भी ले लो, ये बहुत अच्छी है। अब वो अच्छी है या फिर नाम लिख के दे दिया, अब वो दूसरा पर्सन खा रहा, लेकिन रीजंस और कॉज को ट्रीट नहीं करवा रहा, सिर्फ एक पेन को रिलीफ ले रहा है। पेन के रिलीफ कंडीशन में हो सकता है वो मामूली सा जो है यहाँ पे ये कार्टाइड आर्टरीज के अंदर माइक्रो एम्बोलिज्म डेवलप हो गया हो, जिसके वजह से वो कहीं पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हेडेक बना रहा है, या लीवर में पेन कर रहा है, तो मसल्स में पेन हो रही है, तो ये कहीं पे भी, और ख़ास करके हेडेक ज़्यादा होता है लोगों के, तो वो क्रोसिन या पैरासीटामॉल लेकर के या फिर आइबो जैसे प्लस ले लेते हैं, तो उसमें उनका रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उससे रिलीफ तो मिलता है थोड़े वक्त के लिए, वो तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो कंटिन्यू बना रहता है। और जब इसका प्रेशर क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचता है, तब ये पता चलता है नहीं अब तो सही नहीं हो रहा, अब तो सर्जन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये इनक्योरेबल कंडीशन पे चली जाती है। कोई भी डिजीज़ ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है। What is a small vessels disease in the brain? Cerebral small vessels disease, जिसे CSVD भी कहते हैं, is a generic terms that refers to intracranial vascular disease based on various pathological and neurological। अब यहाँ पे पैथोलॉजिकल जो कॉज हुए, या तो कोई थ्राम्बोसिस हो गया या थ्राम्बो लिज्म की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, थ्रम्बस की वजह से, और या फिर न्यूरोलॉजिकल दूसरी भी और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि ये हरियाणा का कोई केस था जिसके बच्ची थी जिसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। दूसरा केस गोरखपुर का बना था, पेपर में आया था कि जिस तरीके से सर में बार बार दर्द रहती थी, लेकिन वहाँ पे लोकल इलाज कर रहे थे, थोड़ा आराम मिला, बाद में फिर वो आराम नहीं मिल रहा। फिर एम्स में गए, एम्स में डॉक्टरों ने से MRI की, तो पता चला कि वहाँ पर सिल्क वार्म डेवलप हो गए हैं। सिल्क में टैप वार्म, हुक वार्म है, हुक वार्म जो होते हैं लीवर में होते हैं, और वो वेसल्स के जरिए पहुँच गए ब्रेन के अंदर। तो अब वहाँ पे जाके वो अपनी जनरेशन्स को बढ़ाने लगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर डेवलप होने लगा और वो अनकॉन्शियस रहने लगी, और पेन लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये पैथोलॉजिकल कॉज हो गया, ठीक है। एंड न्यूरोलॉजिकल कॉज जो है ऑस्मोटिक प्रेशर्स है बॉडी के ऊपर, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस होना, और या फिर न्यूरॉन्स का बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन में प्रोड्यूस होना, एज वेल एज सिंड्रोम्स रेफरिंग टू डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड न्यूरोमेजिंग फीचर्स caused by the structural changes। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस, और जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे कहीं पे भी सेल्स के अकॉर्डिंग, तो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कंजेशन होगा। तो ये जो कॉज बनाएंगे ये वेस्कुलर ब्रेन पैंक्रियामा का बना देंगे। तो इसके वजह से भी ये स्मॉल वेसल डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी, और ये एक प्रेशर डेवलप करेंगे, हेडेक कंटिन्यू बना रहेगा, अनकॉन्शियस होंगे, सुनने में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, पैरालाइज भी हो सकते हैं, या फिर बार बार गिरनेस, वर्टिगो के चांसेस बने होते हैं। तो जब भी वर्टिगो हो, हेडेक हो, उसको सीरियस लेना चाहिए, डायग्नोसिस में पूरी तरीके से उस पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बहुत डीप स्टडीज़ अगर करते हैं और पेशेंट्स का जो है जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, पेशेंट्स के साइन और सिम्टम्स को देखते हैं, तब जाकर के बगैर रिपोर्ट के कुछ हद तक सजेस्ट कर सकते हैं कि ये
ये नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व या ब्रेन के किसी कॉर्टेक्स सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि क्लियर करने के लिए एमआरआई का। अभी एक हमारे पास पेशेंट था, करीब 3-4 साल पहले किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ले चुका था, लेकिन उसे 2-4 दिन से बैक में पेन हो रही थी। कह रहा था जैसे किडनी में पेन होती, स्टोन में मुझे पेन हो रही थी डॉक्टर साहब, फिर वैसी पेन हो रही है और आप मेडिसिन दे दें। मेडिसिन दिया, स्टोन की ही समझ के दिया कि चलो भाई हो सकता है इसको दोबारा रिपीट। कह रहा पानी कम पी सकते हैं, हम पानी नहीं पीते क्योंकि हमें जहाँ काम करते हैं वहाँ पे पानी पीना थोड़ा मुश्किल होता हमारे लिए। तो उसे प्रेशर भी बन रहा था। हमने कहा यूरिन कंजेशन का कुछ भी नहीं। आज उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में इट्स एकदम ओके था, क्लियर था, कोई भी स्टोन नहीं था 6 साल के बाद भी। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स ने जो सोनोग्राफी की, उन्होंने यही कहा कि आप स्पाइन का करा लें, शायद स्पाइन में कोई प्रॉब्लम्स हो। यहाँ सूरत में लोग क्या करते हैं, टाइल्स के ऊपर यूं ही बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, एक चादर डाल के, बेडशीट डाल करके ज़्यादातर, या फिर वो मैट्रेस जो होती है उसे डाल करके लेट जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स में देखी जा रही है पेन, और ख़ास करके लंबर स्पाइन पेन होती है। कई साल तक लोग ट्रीटमेंट करते लेते होते हैं, लेकिन वो जब तक पेन किलर लेते हैं तब तक फ़ायदा होता है, जैसे पेन किलर बंद करते हैं वैसे ही ये चीज़। तो इससे कई बार ऐसे पेशेंट्स आए सामने और उस पर भी डिस्कस किया गया, तो ये पता चला कि ये सिर्फ मैट्रेस डाल करके लेट जाते हैं। यहाँ तक कि ठंडी के मौसम में भी ये एक ब्लैंकेट डाल करके सो जाते हैं और कह रहे हैं बरसों से। और जो पेन भी है वो कम से कम 7 साल 8 साल से। तो इस पर हम लोगों ने देखा कि उन्हें मैट्रेस को हटाया वहाँ से, और हम लोगों ने कहा कि जो जूट की जो गोनी जिसे यहाँ पे कहते हैं बोरा होता है, बोरा जिसमें शक्कर वगैरह आती है, ट्रकों पे देखा होगा 100 केजीज तक के वज़न से उसमें रखे जाते हैं, जिसमें ये पल्स वगैरह है, राइस है आते हैं, तो ये जूट्स के बनते हैं, जूट के थ्रेड्स के। तो उसे कहा गया कि आप नीचे बिछा करके फिर सोए, उस पर लेटा करें। तो मकान छोटे होते हैं इसलिए उनके पास जगह नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब उस पर लेटना शुरू किया तो मेडिसिन तो हमने 2 दिन की दी, वो हमेशा के लिए अच्छे हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा था, टाइल्स की जो ठंडक थी उनको स्पाइन को कंजेक्ट कर रही थी। जब सुबह उठते थे तो झुक नहीं सकते थे, सीधे मूवमेंट नहीं होते, लेकिन जैसे ही थोड़ा मूवमेंट करते चलते फिरते थे फिर सही हो जाते, लेकिन पेन लगातार बनी रहती थी। इस चीज़ को करने से पेन उनकी ख़त्म हो गई और अब कोई मेडिसिन की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सी जगहों पे होता है कि लंबर स्पाइन में पेन हो या किसी भी इस टाइप से, जैसे अभी यहाँ पे डिस्कस देखा जो सब्जेक्ट था यहाँ पे हमने देखा, और इसी हिसाब से हमें बात यहाँ तक पहुँची कि हमें जो है हर तरफ डायग्नोस करना है कि अपने जहन को, अपने दिमाग को, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, एक प्रैक्टिशनर्स हैं, हमें जहन हर तरफ दौड़ाना कि इसे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है इसका कॉज क्या है। कॉज जब तक हम नहीं ढूंढेंगे तब तक उस बीमारी का उस डिजीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। 100% अगर क्योर करना है तो कॉज को पहले देखना पड़ेगा, होने वाले रूट्स को देखना पड़ेगा। इस डिजीज़ का रूट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आ रही है, कैसे शुरू हुई, और बार बार उस पर ध्यान। ओके, एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ पे है प्रोसेस एज वेल एज सिंड्रोम्स रेफरिंग टू डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड न्यूरोइमेजिंग फीचर्स caused by the structural changes, vascular brain and parenchyma। ओके, अब यहाँ पे है इसका ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट जो दिया गया है नर्वस सिस्टम का, वह S1 C1 A1 F1 RE ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी, ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप हो गई, 50 ml DW में एंड 5 ml TDS। फिर सेकंड जो है यहाँ पे आया, सेकंड है ये, क्योंकि वो सीरीज़ में वहाँ पे लिखा था लेकिन ये स्क्रीन बड़ी करने की वजह से ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो यहाँ से सेकंड शुरू हो रहा है S5 C5 WE ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स D5 में, फिर प्लस 50 ml DW 5 ml TDS देना है इसको। ओके, फिर यह है तीसरे नंबर पे S5 C5 A1 L1 RE 50 ml ऑयल
फॉर एक्सटर्नल यूज्ड। A1 क्यों है? आर्टीरियल प्रॉब्लम्स है। C5 क्यों है? वहाँ पे सेल सेल्स ऑब्स्ट्रक्शंस है। S5 क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशंस ऑफ सेल्स हैं, मेटाबॉलाइज करना है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ पे सेलुलर वर्क, इंटरसेलुलर वर्क करती है S5। तो यहाँ पे इनको दिया गया। ओके, आप चाहें तो लिख लें, थोड़ी देर स्क्रीन अगर हो जाती है तो फिर आप मुझे कहें। हाँ, नोट करना चाहें नोट करें, ये हम स्लाइड भेज सर ये देंगे। तो आप जी जी, आवाज़ सेंड करिए ना। हाँ सेंड कर देंगे, स्लाइड सेंड करो ना। सेंड कर देंगे, ठीक है, अभी बाद में। जी हाँ, ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई यहाँ से, क्योंकि ये आज के आज एक डिस्कशन था और एक रिपोर्ट थी। इसकी रिपोर्ट भी शायद जिन्होंने भेजी है यहीं पे मौजूद होगी, हम वहाँ से रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लेते हैं, रिपोर्ट भी देख लें क्लियर, अगर इस मोबाइल के अंदर है तो। यहाँ पे होनी चाहिए रिपोर्ट। सर ये वाली मेडिसिन थे इनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? नहीं, अभी आज का ये ट्रीटमेंट्स दिया गया है। आज जो है ये रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट पे ही ये ट्रीटमेंट तैयार किया गया है, अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी ये पता चलेगा, ओके अपलोड होने में टाइम लग रहा है, हम भेज देंगे, रिपोर्ट भी भेज देंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चंस है तो कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो फिर अपने मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं जो आज का है। नो क्वेश्चन सर। तो आज थोड़ा सा हम फिर डिजीज़ पे आ जाते हैं, जो डिजीज़ कंटिन्यू है, क्योंकि एनाटॉमी भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। चलिए, हेलो सर, जी हाँ बोलिए। अभी अपने 50 ml में मेडिसिन देंगे आप, जी 5 ml TDS बोले तो 3 दिन का डोज होगा सर। हाँ 5 ml देंगे TDS। अगर मतलब 50 ml आप तैयार कर रहे हैं तो 100 ml में अगर आप तैयार कर सकते हैं वीक के लिए, तो 100 ml में हो जाएगी, तो 10 ड्रॉप हो जाएगी। ये फार्मूला हमने 50 ml पे तैयार किया, इसलिए 50 ml कहते हैं, ईजी होता है। ठीक है, तो हर पेशेंट को आप कितने ml देना सर? अब ये 50 देना है 100 देना? वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो 2.5 ml ही दिया जाता है। हम जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो 50 ml की बोतल्स होती है, जिन्हें BD देना होता है उन्हें 5 ml देते हैं, और जिन्हें TDS देना होता है तो उन्हें 2.5 ml देते हैं। तो 2.5 ml मिक्सचर्स को देते हैं। जो BD देना होता है वो ज़्यादातर हम इसको क्या कहते हैं, S1 और S10 को देते हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर हम जो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स जो मेडिसिन बनाते हैं वो TDS ही देते हैं। तो TDS में 2.5 ml का ही रेशियो रखते हैं। हाँ, अगर पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपका एरिया जो है वो 5 ml पे ही चलेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। जो लखनऊ वगैरह जो हमने प्रैक्टिस की है, या फिर जो नेपाल बॉर्डर पे हमने कैंप किया है, उसमें 5 ml ही दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सूरत में टेम्परेचर चेंज घटता बढ़ता रहता है, तो इसलिए हम 2.5 का ही यूज़ करते हैं TDS के अंदर। ओके, क्लियर हुआ? तो आपका जो एरिया है वो आप थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, कि आप जो मेडिसिन देते हैं उसका क्या एग्रेवेशन आता है क्या। अगर एग्रेवेशन आता है तो फिर आप 2.5 ml दें, 5 ml मत दें। अगर एग्रेवेशन नहीं आता 5 ml है तो TDS दें, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्विक रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। वो आपको जैसा अपने एरिया के हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जैसे ये इस वक्त मौसम सर्द का है, ठंडी का है, तो 5 ml बेस्ट है। अगर यही गर्मी में आपको देना हो तो 2.5 ml देंगे आप, मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी खुद एक टेम्परेचर राइज जब होता है तो बॉडी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और बॉडी का इंटरनल जो सेल जो प्रेशर है वो बढ़ा रहा होता है। तो गर्मी के दिनों में हम मेडिसिन की क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और उन्हें ज़्यादा एग्रेवेशन आने के चांसेस हो जाते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में इसी बात पे आज हमारे डिस्कस हुए, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं इस सब्जेक्ट पे जो आपने सुझाव दिया है और इस पे सोचने वाली बात है और इस पे काम करने वाली बात है। तो एक नए तरीके से इस पे काम रिसर्च सेंटर्स पे होने जा रहा है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है गर्मी के अंदर और सर्दी का। और पेशेंट ने खुद आके बताया, सर मैं जब गर्म पानी में लेता रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं गर्म पानी में लेता, गर्म पानी में लेता बहुत फास्ट मिलता। अगर हमने कभी मेडिसिन ली और लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर ऐसा पेन बढ़ गया तो हम उसे चिल्ड वाटर में ले लेते हैं तो आराम मिल जाता है। तो मतलब ये पेशेंट का एक्सपीरियंस ही मुझे इससे जो उसे बात की है उसको समझाया, तो इस कंडीशन में वो खुद करता, पढ़ा लिखा पेशेंट था तो इसलिए उसके समझ में आ गया, इंजीनियर था, पॉलिटेक्निक से उसने पढ़ाई की थी, तो इसलिए वो समझ में आ गया उसके और वो इस हिसाब से करता है और अब मुझे पूछता भी नहीं है और अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है। तो इसलिए इस हिसाब से मुझे उसका एक एक्सपीरियंस मुझे मिल गया और मेरा एक्सपीरियंस इसमें पूरा ये रहा कि सारे पेशेंट पे ऑब्जर्व करते रहे इस चीज़ को, और रिज़ल्ट इसी टाइप का है कि गर्मी के दिनों में मुझे कम मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठंडी के दिनों में ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बारिश के दिनों में या मौसम बदल रहा होता है तो इक्वल मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मतलब यहाँ के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से 2.5 ml ही मुझे नॉर्मल कंडीशन में देना होता है 85 के अंदर ही। इट्स क्लियर। तो सर 50 ml में 2 मिक्सचर दिए तो बिल कितना लेना सर? जी क्या चीज़? 50 ml में 2 मिक्सचर दिए अपन। हाँ तो अभी बिल कितना लेना है? 50 ml में यानी तो 3 दिन की मेडिसिन हो। हाँ 3 ही दिन की हो तो आपको 100 बोतल बढ़ा देनी होगी ना, या फिर आप ऐसा करें, ऐसा करते हैं कि अगर आपको उसको 2.5 ml बनाना है, अगर 2.5 है तो जो ड्रॉप आप 55 ड्रॉप दे रहे हैं वो 10 ड्रॉप कर दें तो वो 2.5 ml हो जाएगा। 2.5 ml जो है आप उसको पेशेंट को इजीली दे सकते हैं, डिवाइड हो गया उसका, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट में हो जाएगा। अब अगर आप तो 50 ml में अगर अपन 10 ड्रॉप और इलेक्ट्रिसिटी 20 ड्रॉप करें तो 2.5 ml देना सर। जी हाँ, जी हाँ, यस सर। जी ठीक है। तो इसको अपन 100 ml तक भी बना सकते हैं सर? हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। एक्चुअली क्या पेशेंट देखता है, पेशेंट देखता है बोतल कि आपने बोतल कितनी बड़ी दी, उस हिसाब से वो पैसा आपको पेड करता है। छोटी बोतल होगी कहेगा इतनी ज़रा सी दवा इतना ज़्यादा रेट, और जितनी बड़ी बोतल होगी जितना कम उसमें से निकाल के 4 बार पीना होगा तो उसका ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है कि नहीं ये तो दवा तो बहुत कीमती है, बहुत कॉस्टली है, ये इतनी ज़्यादा है, इतनी मिली मुझे, इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। वो पानी की कीमत नहीं देता है, वो मेडिसिन की देता है, और जितनी ज़्यादा उसे दिखती है उतनी ही ज़्यादा वो पैसा देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बोतल अगर बड़ी होगी तो पेमेंट भी बड़ा मिल जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया कल पिछली बार में चल रहा था, तो ये कहाँ तक हो गया है? ये शायद हो चुका था ना ये, व्हाट कैन बी मिस्टेक फॉर माउथ कैंसर, सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। हाँ ये हो गया था क्योंकि ये पिक्चर से पहचान में आ रहा है। ल्यूकोप्लेकिया हाउ गेट रेड ल्यूकोप्लेकिया, यहाँ भी ये शायद ये भी हो गया था। हाउ डू योर रिवर्स ल्यूकोप्लेकिया, हाउ ल्यूकोप्लेकिया ट्रीटेड। सो ये नहीं हुआ था, ये रुक गया था। अब ये वाला देखें, हाउ टू गेट राइट वाइट पैचेस इन माई माउथ, यू कैन रिंस एनी माउथ, सॉल्ट वाटर, ये तो बता चुके थे, सॉल्ट वाटर होम मेड, अवॉइड स्पाइसी और एसिडिक फूड्स, स्पीड अप ट्रीटमेंट, देयर आर डजन मोर वे टू गेट्स राइट्स ऑफ कैंकर्स सोर्स टू, ये शायद हाउ टू गेट राइट ल्यूकोप्लेकिया पैचेस एंड रिमूव यूजिंग लेजर थेरेपी, ये लेजर थेरेपी वाला तो नहीं हुआ था ना। यस सर। ये यहाँ से बाकी था अबाउट 40 डेज, ये भी नहीं हुआ था। चले यहाँ से ले लेते हैं अभी। ये नहीं हुआ था। कैंकर सोर्स तब होगा है सर जी। कहाँ तक? कैंकर सोर्स एक मिनट, वहां तक हुआ है।
ये एक मिनट उसके से। लिए आपने एक प्रोटोकॉल भी दिए थे, हाँ जैसा। S1 C5 या C13 L1 A3 GERB। अच्छा स्लाइड्स। जैसे स्वेलिंग है, इरिटेशन, पेन के लिए बोल करके आपने दिए थे। अच्छा तो विटामिन ए बेस्ड ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट यूज, ये यहाँ तक मुझे तो 100% श्योर है कि हो गया था इससे पहले। ये वो था। ये तो हो गया, हो गया। हाँ ये भी हो गया था। फिर इसके बाद ये पिक्चर थी, और पिक्चर के बाद यही हमें लगता है यहाँ से बाकी है क्योंकि माउथ वॉश के लिए भी आपने दिए थे। माउथ या वॉश। फिर माउथ वॉश के लिए भी आपने दिए थे एक प्रोटोकॉल ना। जी 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 हाँ याद आ रहा हाँ, मुझे। हाँ जी। होममेड वाइट से साल्ट वाटर 10 होम। ml ग्लिसरीन लेकर के वॉश करने के लिए भी बोले थे आप। जी ये ये ट्रीटमेंट गैंगर सोर्स। ये ट्रीटमेंट हो गया था ये हाँ ट्रीटमेंट। जी, हाँ जी, हाँ तो हो गया, आपने दिए थे, मैं लिखी हूँ। अच्छा ये ट्रीटमेंट से यहाँ से बाकी होगा। व्हाट इज हाँ जी, ग्लिसरीन, इधर से, यहाँ से बाकी है। ग्लिसरीन से। जी हाँ जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ये ट्रीटमेंट नोट कर लिया आपने। S1 C5 C13। S1 तो हम इम्यून सिस्टम को जनरेट करने के लिए बॉडी के यूज़ करते हैं। S1 एसेंशियल जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के रिसेप्टर्स को इस लायक बनाता है जब हम जिस फूड को ले रहे हों। जैसे कि बिफोर मील्स बार बार कहा जाता है कि S1 को लिया जाए, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर रिसेप्टर्स को रिसीव करने लायक ये उन्हें मैसेज नर्वस सिस्टम से प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे कि वो एसेंशियल जो फूड्स आप बॉडी को ले रहे हैं उसके अंदर जो फ्लूइड तैयार हो रहा है वो वेस्ट न जाए और डाइजेशन के साथ साथ वो रेक्टम से बाहर ना आ जाए, तो उसे एब्जॉर्वेशन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी किसी चीज़ को समझती है। जैसे आपने सेशन लिया था जिसके अंदर फार्मेसी के अंदर था, फार्मेसी के अंदर बताया कि जैसे कि बॉडी को लगता है कि ये हमारे लिए वेस्ट है, ये ज़रूरत नहीं है, तो लीवर के अंदर जो चीज़ जाती है वो स्टमक के अंदर डाल देते हैं, वो उसका फीकस के अंदर निकालने का काम करती है वेंस के जरिए। तो सारे वेस्टेज को वो इंटेस्टाइन के अंदर डाल देती है, इंटेस्टाइन से होता हुआ वो यूजलेस चीज़ बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो रिसेप्टर्स के अंदर चीज़ें जाती हैं तो बॉडी उसको समझ करके खुद के न्यूट्रिशंस के लिए ले सके, इसलिए S1 का इस्तेमाल करते हैं। तो S1 जब उन चीज़ों को बॉडी लेती है तो उससे हमारा बॉडी का एसेंशियल फ्लूइड बनता है। एसेंशियल फ्लूइड जो है बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, और इम्यून सिस्टम जब डेवलप होता है तभी कोई डिजीज़ हमसे दूर रहती है, वरना फिर हमारे पास कंटिन्यू लगी रहती है। C5 जब यूज़ किया जाता है जब सेल 4th और 5th स्टेज में पहुंच गया हो डीजनरेशन में, उसके सेल्स स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ गए हों, उसमें पश फॉर्मेशन कंडीशन हो गया हो, और यहाँ तक कि कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व हो गए हों, कनेक्टिव टिश्यूज। और C13 का यूज़ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं जहाँ पे मॉइस्चर पाई जाती है वहाँ पे C13, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे नोज़ के अंदर, माउथ के अंदर। तो अच्छा ईयर के इंटरनल सरफेस में भी आप जब बहुत गौर से अंदर देखें तो वहाँ पे भी ड्राइनेस नहीं होती, बल्कि एक वीट होता है, चिकनापन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा। जी हाँ? क्या वैक्स बनती है, वैक्स, हाँ कान वैक्स। की वैक्स, हाँ तो वैक्स ईयर वैक्स। हाँ जब ये बाहर की ठंडी ठंडी और गर्म हवाएं लगती हैं तो वो वैक्स बन जाती है, बाहर निकलते हैं। वेस्ट उसका जो है ईयर के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो मॉइस्चर अंदर डीप जो सरफेस होता है वहाँ पे मॉइस्चर होता है। अगर मॉइस्चर्स ना हो, कभी आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ईयर के अंदर थोड़ा स्पाज्म जैसा महसूस होता है, हम
फिंगर डाल करके या बर्ड्स डाल करके उससे थोड़ा सा रब कर रहे होते हैं, बहुत उलझन होती है, जैसे कोई चीज़ क्रैक कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में लुब्रिकेंट डालने के लिए आता है या ईयर ड्रॉप डाला जाता है, तो उस जगह को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो जहाँ पे मॉइस्चर की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही हो, हम C13 का यूज़ करते हैं। माउथ के अंदर ड्राइनेस हो रही हो, S1C13 आ जाएगा। ईयर के अंदर ड्राइनेस है, S1C13 आ जाएगा। नोज के अंदर ड्राइनेस है, S1C13 आ जाएगा। ओके, तो ये टंग की बात चल रही है, टंग के ऊपर लिकोप्लेकिया के ऊपर। तो यहाँ पे S1 अगर सरफेस अपर सरफेस पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन तक अगर प्रॉब्लम क्रिएट है, तो S1 और C13 ही यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर इन्वॉल्व हो गए, तब C5 इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमेशा इनर सरफेस पे पाए जाते हैं, मसल्स लाइक होते हैं, जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स आती है। तो स्किन अगर पूरी तरीके से डैमेज हो गई, वहाँ कैविटी बन गई हो, जैसे रोड पे खड्डे बन जाते हैं ना, बारिश होती है, ऐसी स्किन पे कहीं कोई जगह बन गई हो, उसमें से पश फॉर्मेशन होने लगा हो, या टंग्स की या जॉ की बॉडी के किसी हिस्से में इस तरीके से सेल्स डैमेज हुए हों, तो वहाँ पे हमें हमेशा C5 और GE का ही यूज़ करना होता है S1 के साथ। और S1 जब आएगा तो C5 वो लाइक जो खड्डा जो है, खड्डे जैसा जो एक गैप रोड पे जो क्या कहते हैं, एक होल टाइप का बन जाता है, अभी जहन में नहीं आ रही वर्ड्स क्या कहते हैं उसे। तो यहाँ पे जब इस सरफेस में इस टाइप का बनता है, तो अब हम परगेटिव, आपने एंजाइटको के लेक्चर में देखा होगा, जब आज से 2 महीने पहले शायद हमने चलाया होगा, उसके अंदर A1 जो है परगेटिव, मतलब खड्डे को भरने वाली, जख्म को भरने वाली, न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली, ऑक्सीजन सप्लायर और एसेंशियल फूड सप्लायर A1 आती है। तो यहाँ पर कभी भी अगर जख्म बहुत ज़्यादा है, इंजरी जो सरफेस पे है, तो हम S1, C5, A1 और GE का यूज़ करेंगे। काज है बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इसलिए खड्डा डेवलप हो रहा है, तो वार्वन भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे फार्मूला जो दिया है S1, C5, C13। अब हमें देखना है म्यूकस मेम्ब्रेन है कि नहीं है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो C5 को हटा देंगे। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, इसके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ज़्यादा डीप में ये इंजरी हो चुकी है, तो हम C5 लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इन्फ्लामेशन देखना है, यहाँ पे न्यूट्रिशंस देखना है, सारी चीज़ों का यहाँ देखना है, तो यहाँ पे हमने A3 का यूज़ कर लिया। A1 का भी यूज़ कर सकते हैं। वार्वन और GE इसके देने से क्या होगा, C5 अगर एक्ट करते हैं तो इमिजिएटली सूखना शुरू होता है GE के साथ। अगर किसी जख्म को सुखाना है तो S1, C5, A1 और GE यूज़ करेंगे मिक्सचर में। क्या समझ में आया? C5 कहाँ यूज़ करेंगे? C5 जो सेल काफी ज्यादा डैमेज हो गए। ओके जी हाँ। और S1 किस लिए यूज़ करेंगे? मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। C13 का यूज़ कहाँ पे है? म्यूकस मेम्ब्रेन ENT पर। हाँ, म्यूकस में मेम्ब्रेन पे। ओके गुड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लेंगे। तो ये जिस वक्त हमारे जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी, तो किसी से कोई ट्रीटमेंट पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम खुद दूसरों को इसके हेल्प करते हो जाएंगे, उसे बताते हो जाएंगे, एक्सप्लेन करते हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो है, इसमें हम जो लोशन तैयार करते हैं, जैसे कि ओरेक्स ओरल आता है, इंग्लिश दवा मेडिसिन में देते हैं टंग्स पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम S1 लेंगे, C5 लेंगे, A2 लेंगे, L1 लेंगे, G प्लस 50 ml TW, उसके अंदर 10 ml हम ग्लिसरीन को मिक्स करेंगे और ये लोशन माउथ वॉश के लिए तैयार करेंगे हम। आवाज नहीं आ रहा सर।
माइक तो इक्वल है। अब आई आवाज, आ रही है क्लियर? हाँ सर, हाँ आ रही, थोड़ा सा हाथ आ रही, आ रही। ये वन साइड हम पकड़े हुए थे तो इसलिए हाथ थोड़ा सा तिरछा हो गया सर, सॉरी। क्योंकि बहुत देर से एक हाथ में लेने से थोड़ा सा भारीपन महसूस हुआ। तो यहाँ पे ग्लिसरीन हो गया। व्हाट इज ग्लिसरीन यूज्ड फॉर? जैसे ग्लिसरीन का यूज़ करना है किस लिए होता है? दिस मेडिकेशंस इज यूज्ड एज ए मॉइस्चराइज़र। इसका यूज़ हम करेंगे मॉइस्चराइज़र में। देखिए, जो हमने गोनी बनाने का तरीका दिया बताया था, जो S5C5A2L1GERE पेन किलर ऑयल, एंटी ऑब्स्ट्रक्शंस, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो एंटीपायरेटिक सभी चीज़ों में वो आता है। तो एंटी गैलेंडुलर, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब स्किन पे ग्लिसरीन लगती है तो टेम्परेचर राइज करती है। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट्स इस ऑयल को लगाएगा, रब करेगा, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो जो काम हम कंप्रेशर, हार्ट कंप्रेशर से करते हैं, वो हमारी ग्लिसरीन वहाँ पे कर जाएगी और उस सरफेस पे थोड़ा मॉइस्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके। मॉइस्चराइज़र टू ट्रीट, प्रिवेंट ड्राइनेस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, रफ ख़त्म हो जाएगा, स्केल ख़त्म हो जाएगी, ईचिंग, स्किन एंड माइनर स्किन एरिटेशंस। अब यहाँ पे स्किन एरिटेशन जैसे ऑयल लगाने से अक्सर हो जाता है, पेन की वजह से हो जाता है, तो वहाँ पे स्किन एरिटेशंस भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डीपर रैश, स्किन बर्न्स फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में अगर हो रहा है तो वहाँ पे स्किन बर्न भी हो जाती है। इमोलाइजेंट आर सब्सटेंसेस दैट सॉफ्टन्स एंड मॉइस्चराइज द स्किन एंड डिक्रीज इट ईचिंग एंड फ्लैकिंग। ओके। हाउ डू यू रिवर्स ल्यूकोप्लेकिया? अब यहाँ ल्यूकोप्लेकिया क्योंकि वहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ की जा रही थी, इसलिए उसके बारे में जानना ज़रूरी था। कंटिन्यू रखें या तो स्टॉप कर दें, क्योंकि टाइम 10:10 हो गया है, शायद ओवर ना हो जाए। क्योंकि हमारी तो स्लाइड जब तक दिखती रहती है बनी हुई, तब तक तो हम चलते ही रहते हैं। क्या करते हैं, स्टॉप करें, कल के लिए छोड़ दें इस पे? कल के लिए छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वैसे कल छोटी दिवाली है सर। कल छोटी दिवाली, तो कल आप आपका अगर रिकॉर्डिंग पूजा वगैरह? कल और परसों 2 दिन है। हाँ, 2 दिन है, लेकिन पूजा किस दिन है? कल हाँ, वो होती है, लेकिन 9 बजे से पहले। 9 बजे का टाइम। कल होगी पूजा 9 बजे से पहले ही होगी। लक्ष्मी पूजा किस दिन होती है? कल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल धनतेरस है, कल छुट्टी कर देते। धनतेरस सर आज थी, हो गई, तो दिवाली कल है। परसों दिवाली है सर। परसों छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। तो परसों की आप छुट्टी रख लीजिएगा, कल आप छुट्टी कब रखते हैं आप बताएं? जो देखिए, अगर सभी छुट्टी कब रखते हैं, लीव कब रखते हैं हम, क्योंकि देखिए आने में सभी को प्रॉब्लम होगी। सर जो सेलिब्रेट करते हैं वो बड़ी दिवाली को करते हैं, जैसे क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं। इस समय तो क्रैकर्स कोई जलाएगा ही नहीं। ठीक है। तो अगर वो सब कहेंगे बड़ी दिवाली की छुट्टी होगी, तो आप देख लीजिए बड़ी दिवाली की कर लीजिए। छोटी दिवाली तो ऐसा कुछ नहीं है, पूजा होती है वो 9 बजे से पहले ही होगी। ठीक है, तो फिर बड़ी दिवाली की छुट्टी सभी क्या कहते हैं, बड़ी दिवाली की छुट्टी रखी जाए या 2 दिन छुट्टी रख दी जाए? सभी के अपने ओपिनियन बताइए। हमें प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि हम नहीं मनाते इसलिए पता नहीं, शिव कुमार हैं और दूसरे लोग अदर्स पर्सन्स हैं, या। तुलसी हैं। जिनका पूजा करना है उनको तो छुट्टी चाहिए ही है ना। तो ऐसा करना है तो परसों है, सैटरडे को है फिर बड़ी दिवाली। हाँ जी, हाँ जी सर। और कल भी वो तो आपकी परसों है ना जी, परसों की बड़ी दिवाली है, वो तो सैटरडे की क्लास होगी। नहीं तो की बड़ी दिवाली है तो वो दिन हम क्लास रखते ही नहीं, क्योंकि वो दिन भी क्या होगा, सभी जो फेसबुक के हैं हमारे जो ग्रुप्स, सभी दिवाली मना रहे होंगे, तो फ़ायदा नहीं है उसमें कुछ रखने का। हाँ जी। तो अच्छा जब भी लगता है जब सब लोग मौजूद हों। कल का आप देख तो ऐसा करते हैं, बड़ी दिवाली की छुट्टी कर देते हैं, कल सेशन ले लेते हैं। ठीक, कल हाँ जी।
Okay, sir. एक मिनट यहाँ से भी क्या कर ओके एक मिनट रुकिए तीनों दिन की अगर किसी को ऐसा कि मंडे तक कर देते हैं, कल सेशन ले लेते हैं और मंडे को डायरेक्ट फिर मिलते हैं। कल का सेशन चलेगा, मंडे को डायरेक्ट फिर मिलते हैं। ओके ओके सर हाँ, क्योंकि ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोग मतलब एंजॉय कर लें, फिर मंडे को डायरेक्ट मिलते हैं फिर, और कल का क्लास ले लेते हैं। ठीक है ओके Yes, ओके sir, सर yes. ठीक है, तो गुड नाइट्स, हैप्पी दिवाली ऑल्सो। Good night. गुड नाइट थैंक यू Same to you, sir. Happy Diwali. हैप्पी Happy दिवाली Diwali. चले Happy Diwali to all attendants. थैंक Okay. Happy Diwali. Thank you. यू, गुड नाइट कर दे जाए फिर। 1 मिनट पहले यहाँ पे स्टॉप कर